बच्चों गुड मॉर्निंग। आप लोग पीछे मत देखिए भाई, सामने तरफ देखिए। कल हमने संचय के बारे में पढ़ा था और संचय के बारे में, संचय क्या होता है, क्रमचय और संचय में क्या संबंध है, संचयों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और पूरक संचय क्या है, इतने चीज के बारे में जाने थे। साथ साथ उससे संबंधित एक प्रश्न भी हल किए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसी अध्याय से हम और हल करते हैं। उसी संचय के चैप्टर से एक प्रश्न और लेते हैं जिसका कि उपयोग अन्य प्रश्नों को हल करने के लिए होता है। प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि NCR बटे NCR-1 बराबर N-R+1 बटे R। यह हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। इस लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा NCR बटे NCR-1 और इस NCR को हम फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R और N-R का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये बटे है, बटे को मैं भाग का चिन्ह दे देता हूं और इसको भी लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल N बटे R-1 का फैक्टोरियल। जैसे यहाँ R का फैक्टोरियल लिखे, यहाँ R की जगह में R-1 है तो R-1 का फैक्टोरियल लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे N-R-1 पूरे का फैक्टोरियल। ठीक है यहाँ तक के। अब इसको चूंकि भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख करके हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R N-R का फैक्टोरियल। भाग को गुणा में बदल दिए तो R-1 का फैक्टोरियल और इस कोष्टक को खोल दिए तो N-R और ये -+1 का फैक्टोरियल बटे N का फैक्टोरियल। ठीक है यहाँ तक के क्लियर है। अब ये फैक्टोरियल N और ये फैक्टोरियल N ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, R-1 का फैक्टोरियल N-R+1 और N-R का फैक्टोरियल। उसके बाद एक कम हो जाता है तो +1 वाला यहां से हट गया, N-R आ गया बटे इस R को लिख सकते हैं हम R-1 का फैक्टोरियल और यह N-R का फैक्टोरियल। क्लियर है यहां तक के। ये हो जाने के बाद में जो कैंसिल होता है उसको काट दीजिए आप, तो R-1 का फैक्टोरियल ये दोनों कट गए, N-R का फैक्टोरियल और N-R का फैक्टोरियल ये दोनों भी कैंसिल हो गए। क्या बच गया हमारे पास में, N-R+1 बटे R और यही हमको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। यही राइट हैंड साइड में ये देखिए N-R+1 बटे फैक्टोरियल R। तो एक चीज आप देख रहे होंगे कि ये जो N और R लेकर के हमने अभी इसको हल किया, तरीका बिल्कुल भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान का जरूरत है। और आपको मालूम है कि जो N वस्तुओं में से R वस्तु को लेकर यदि हम कोई संचय बनाते हैं तो उसको NCR लिखते हैं, जो आपको याद रखना है। दूसरा चीज, जब NCR को विस्तार करके लिखते हैं तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R ये तो लिखाता ही है, साथ में N में से R को घटा करके भी उसको फैक्टोरियल के रूप में लिखते हैं। और फैक्टोरियल क्या होता है, क्रमगुणित क्या होता है, ये जब हम क्रमचय का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो सबसे पहले बताए थे क्रमगुणित क्या होता है।
कोई भी प्राकृत संख्याओं का अंकों का एक आते तक के सतत गुणनफल, एक आते तक के सतत गुणनफल। कहने का आशय क्या है कि जैसे हम 5 लिखे, 5 का फैक्टोरियल लिखे, तो इससे कम होते तक, मतलब 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, ये एक आते तक के उसका सतत गुणनफल होता है। फैक्टोरियल n लिख रहा है, जैसे यदि हम फैक्टोरियल n लिखे तो इसका मतलब क्या होगा कि पहला संख्या तो n आएगा। अब यहां पर देखिए पहला संख्या 5 आया है, उसके बाद क्या आया है 4। 5 से 4 कितना कम है? 1 कम है। 5 से 4 1 कम है ना। तो n यदि कोई भी अंक हो तो उसकी बाद वाली संख्या क्या होगी? उससे 1 कम, उसके बाद वाली संख्या फिर उससे 1 कम। इस तरीके से ये क्रम हमारा चलता जाएगा। वही प्रक्रिया हम यहां पर भी करते हैं। यहां हम n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल लिखे हैं, तो जब हम इसको कम करेंगे तो सबसे पहले ये 1 हट जाएगा, 1 कम हो जाएगा, तो पहला अंक तो वही आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1, और 1 कम कर दिए तो n माइनस आर का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है, वहां पर उससे कम वाले संख्याओं को लिखना हम रोक देते हैं और फैक्टोरियल को हम हटा देते हैं, मतलब उसको पूरा 1 तक के लिखना है, लास्ट 1 जाते तक के लिखना है। क्लियर हो गया? फैक्टोरियल का भी अर्थ आपको दोबारा रिपीट बता दिए। चलिए इस प्रश्न को लिख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्नावली 5.7 के कुछ छोटे छोटे से प्रश्न। एक चीज छूट रहा था, हमने आपको प्रतिबंधित क्रमचय बताया था। एक और आता है हमारा प्रतिबंधित संचय। प्रतिबंधित संचय का मतलब ये होता है कि हम उसमें कोई शर्त लगा दिए हैं। शर्त लगा दिए हैं का मतलब, यदि n वस्तुओं में से r वस्तुओं का संचय, n वस्तुओं में से r वस्तुओं का संचय। अब इसको मिटा देते हैं। n वस्तुओं में से r वस्तुओं का संचय यदि जिनमें p विशेष वस्तु। अब यहां पर शर्त आ गया कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं का संचय जिनमें p विशेष वस्तु, प्रतिबंध आ गया कि हमेशा सम्मिलित न हो या हमेशा सम्मिलित हो, सदैव शामिल हो। और दूसरा स्थिति आता है कभी शामिल ना हो या कभी सम्मिलित ना हो। तो 2 स्थिति आया। पहला स्थिति आया कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं का संचय जिनमें p वस्तु हमेशा सम्मिलित हो। तो जब कोई वस्तु हमेशा सम्मिलित होगी तो इसका मतलब उसका स्थान निश्चित है, और उसका स्थान निश्चित है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस पी सी आर माइनस पी। जो p विशेष वस्तु है सदैव सम्मिलित हो रहा है, मतलब उसको तो रहना ही है, मतलब उसको छोड़ करके बाकी से छांटेंगे, उसको छोड़ करके बाकी को छांटेंगे। अब जैसे कि हमको एक प्रश्न बताएंगे आएगा कि 20 खिलाड़ियों का एक टीम बनाना है जिसमें 6 खिलाड़ी हमेशा शामिल होंगे।
जो स्पेशल 6 खिलाड़ी है वो हमेशा शामिल होंगे। तो जब हमेशा शामिल होंगे बोल के बोल रहा है हमको, तो हम उसको 20 में से 6 को तो पहले ही घटा देंगे, क्योंकि उसको तो रहना ही रहना है। तो ठीक उसी तरीके से है यहाँ पर कि जिसको विशेष वस्तु को रहना है तो उसकी संख्या को हम घटा देते हैं, तो कुल वस्तुओं के भी संख्या से घटा देते हैं, और जो r वस्तुएं लेते हैं उसमें से भी उसको घटा देते हैं। और कभी सम्मिलित ना हो, कभी सम्मिलित ना हो का मतलब क्या होता है कि इस वस्तु को n में से p वस्तु को नहीं लेना है, तो शुरू के में तो वो नहीं आएगा, लेकिन जगह तो उसका रहेगा ना, तो बाद में हम उसको नहीं घटाते हैं r से। यदि सदैव सम्मिलित होता है तो हम, कभी सम्मिलित नहीं होता तो हम उसको लिखते हैं n ऋण p c r, ऊपर वाली संख्या से, कुल संख्या में से, कुल वस्तुओं की संख्या में से उस विशेष संख्या को घटाते हैं, लेकिन उसके स्थान वाले संख्या से नहीं घटाते। तो ये प्रतिबंधित क्रमचय है जिसका ये सूत्र है, और इससे भी संबंधित हमारे प्रश्न आएंगे। अब आते हैं इसके बाद हम इसके प्रश्नावली में, ठीक है। चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूं, छोटे छोटे शुरू के सवाल हैं। प्रश्नावली 5.7। जब हम प्रश्नावली 5.7 का सवाल लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं जैसे 12C4 का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या आप मान ज्ञात करने वाला सवाल हल नहीं किए थे? शुरुआत ही चल रहा था इसका, संचय क्या होता है, पूरक संचय क्या होता है, इसके सूत्र क्या होते हैं, P, Q, R या A, B, C या N, ये सब मान रख करके इसको निकाल रहे थे, इसके सूत्र की उत्पत्ति कर रहे थे। अब उन सूत्रों का हम उपयोग करेंगे। 12C4 का मान ज्ञात कीजिए, इसका हमको मान ज्ञात करना है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 12C4 बराबर फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 4 और 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। किस सूत्र का उपयोग किए हम यहाँ पर, NCR बराबर फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R और N माइनस R का फैक्टोरियल। ये लाइन क्लियर है? इधर लिख देते हैं। उसके बाद ये फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 8, 12 में से 4 गया 8। जब हम इसका विस्तार करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, अब हम 12 गुणित 11 गुणित 10 गुणित 9 गुणित फैक्टोरियल 8 में रोक दिए, क्योंकि जितना ज्यादा उसको लंबा करेंगे उतना ज्यादा गुणा करना पड़ेगा हमको। क्लियर है यहाँ तक के? नीचे फैक्टोरियल 4 है तो 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और गुणित फैक्टोरियल 8। ये फैक्टोरियल 8 को फैक्टोरियल 8 लिख दिए। अब ये फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा, इसको काट देते हैं हम। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। क्या क्या बच गया, 11 गुणित 5 गुणित 9, बाकी पूरे कट गए। 11 गुणित 5 गुणित 9। एक चीज ध्यान रखना, क्रम संचय के सवाल हल करते समय या कोई भी सवाल हल करते समय जब हम अंश और हर को काट देते हैं तो काटने के बाद जितने शेष बचते हैं उसको आप जरूर लिख लिया करना। कई बार क्या होता है, हम उसको नहीं लिखते और जहां पर काटे हुए रहते हैं उसी का ऊपर गुणा कर देते हैं। आपको वहां पर बहुत सारे अंक दिखाई देंगे, जो नहीं कटे हैं वो अंक भी दिखाई देंगे, जो कट गए हैं वो अंक भी दिखाई देंगे। तो कई बार इसमें क्या होता है, हमारे से हड़बड़ी से कोई अंक छूट जाता है गुणा करने से। जल्दी जल्दी आप करोगे, गुणा करने से छूट जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो काटने के पश्चात जो बचते हैं उसको आप इत्मीनान से लिखिए और
ये 3 अंकों का गुणा है। अब आपको 3 अंकों का गुणा करने के लिए नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हो, अपनी कॉपी में पीछे पन्ना पलटते हो, चाहे परीक्षा कॉपी होता है तो परीक्षा कॉपी के पीछे में पन्ना पलटते हो और वहां पे गुणा करते हो, फिर उसको सामने तरफ उतारते हो, आपका समय वेस्ट होता है। अब डायरेक्ट 2 का गुणा करके यहीं पर लिख सकते हो। अब 2 का गुणा कर लीजिए, 11 पंचे 55 गुणित 9 और फिर 9 से गुणा कर लीजिए, 9 पंचे 45 बच गया 4, 9 पंचे 45 और 1 46, 495 इसका क्या आ गया, संचयों की संख्या। हमको रफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका समय बचा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि जब आपके शिक्षक आपके कॉपी को देखेंगे, चाहे वो जांचने वाले हो, परीक्षा कॉपी हो, चाहे स्कूल के जो शिक्षक आपके कॉपी देखते हैं, तो वो सामने में लिखा रहेगा तो वो भी गुणा करके देख लेंगे कि बच्चा कैसा गुणा किया है, उनको भी पता चल जाएगा, ठीक है, और वो आपके ऊपर ब्लेम भी नहीं लगा सकेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हमको सवाल बनाते समय, प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए ये सवाल को लिख लीजिए, फिर इससे संबंधित एक आध प्रश्न और बताते हैं। तो पीछे वाला लड़का, सामने स्क्रीन तरफ देखो, चलिए हमने यहाँ पर प्रश्नावली 5.7 लिख दिया है। हो सकता है आपके वो जो आप बुक यूज कर रहे हो उसमें उस प्रश्नावली में ना हो, कोई दूसरे प्रश्नावली में हो। जो हम प्रश्न लिखते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर नहीं दिए रहते, हो सकता है आपके बुक में वो प्रश्नावली में हो या हो सकता है वो उदाहरण में हो, लेकिन अलग अलग तरीके से प्रश्नों का लेने का प्रयास करते हैं। इसी में एक क्वेश्चन लेते हैं कि NC1 NCP बराबर NC12 हो तो 32CN का मान ज्ञात कीजिए। सवाल थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमको। NC18 P नहीं है, NC18 बराबर NC12 हो तो 32CN का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं हल में, NC18 बराबर NC12। ये लिखने के पश्चात NC(n-18) बराबर NC12। ये इसको लिख सकते हैं। अब आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा कि आखिर इसको किस नियम के तहत लिखे। आपको हमने पूरक संचय के बारे में बताया है, और पूरक संचय के बारे में जो बताए थे वो हम ये बताए थे कि NCR जो होता है वो NC(n-R) के बराबर होता है, ये आपको बताए थे हम। तो इस तरीके से
18 को हम NC n माइनस 18 बराबर NC 12 लिख सकते हैं। अब दोनों के संख्याएं जो ऊपर के हैं वो इक्वल हो जाते हैं, और इक्वल होने के कारण अतः हम इसको लिख सकते हैं n माइनस 18 बराबर 12, या n बराबर 12 धन 18, या n बराबर 30। n का मान निकला है, हमको किसका मान निकालना है? 32C n का मान निकालना है। अतः 32C n बराबर 32C 30, या फैक्टोरियल 32 बटे फैक्टोरियल 30, और ये 32 माइनस 30 का फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 32 गुणित 31 गुणित 30 का फैक्टोरियल। इधर 30 का फैक्टोरियल है ही है, 32 में से 30 गया तो 2 बचा, और 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 1। फैक्टोरियल 30 और फैक्टोरियल 30 कट गया, 2 एकम 2, और ये 16 बच गया 31 गुणित 16। ये 31 और यहाँ का 16 गुणा कर दिए, 16 एकम 16 का 6 बचा 1, 16 तिया 48 और 1 49। तो इस तरीके से हमको उसका मान कितना निकल गया? 496। ये तो 2 क्वेश्चन हुए। इस प्रश्नावली में चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और यदि हम यहीं पर अंत कर देंगे तो आपको ये लगेगा कि ज्यादा सवाल नहीं बताए, तो आप इसको नोट करिए। इसके बाद फिर से इसी प्रश्नावली के 2-4 क्वेश्चन और बना करके देखते हैं। चलिए लिख लिया इसको मिटाते हैं। चलिए इसी 5.7 प्रश्नावली का एक क्वेश्चन और लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2NCn बराबर 1, 3, 5, 7 अप टू 2n माइनस 1 बटे 1, 2, 3 डैश डैश n 2 का पावर n। 2NCn इक्वल टू एक डॉट गुणा को बताता है, 1, 3, 5, 7 2n माइनस 1 2 का पावर n बटे 1, 2, 3 डैश 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 n तक के। चलिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। अब यहां पर जो सवाल लिखा हुआ है सिद्ध करो कि करके 2NCn करके, तो आप लोगों का चेहरा ये बता रहा है कि ये थोड़ा सा कठिन सवाल होगा या बड़ा होगा, कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, हमसे इस तरीके से हो जा रहा है। तो कई बार सवाल जब लंबे और बड़े दिखें तो उसको देख करके डरने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको नियम बताया गया है उन नियमों के आधार पर, उन नियमों का प्रयोग करते हुए आप सवालों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, पूरे आत्मविश्वास के साथ हल करना आरंभ कीजिए, आपसे सवाल भी बनेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड दिया है 2NCn। हमारा नियम क्या बोलता है, इसको हम क्या लिखते हैं, 2n का फैक्टोरियल बटे n का फैक्टोरियल और 2n माइनस n का फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक के इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहां पर 2n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल और 2n में से n को घटा दोगे तो फिर n का फैक्टोरियल बच जाएगा 2 बार। अब ये जो 2n है ये दोनों एक साथ है, 2 अलग है और n अलग है नहीं है। ठीक, अब हम इसका विस्तार करते हैं
यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4। इस तरीके से वो 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा आखिरी तक के जाएगा, कम होते होते तक के 1 तक के गया। नीचे में है हमारा फैक्टोरियल n और दूसरा वाला भी फैक्टोरियल n है, इसको अभी वैसे ही रहने दिए। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं कि जिससे कॉमन 2 को निकाल सकते हैं वैसे वाले को अलग लिख लेते हैं। तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, देखिए 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, इसको अलग निकाल लिए और यहां लिख दिए 6, 4 और 2। ये एक पार्ट इसका अलग कर दिए छांट करके, और दूसरा पार्ट जिससे कॉमन नहीं निकल सकता उसको अलग लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां पर, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, ये इस तरीके से गया 5, 3 और 1, 5, 3 और 1। क्लियर हो गया, पूरा का बटे फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n। अब यहां से देखिए, यहां से भी हम 2n है, यहां से भी 2 बाहर निकालेंगे तो n माइनस 1 आएगा, यहां से 2 बाहर निकालेंगे तो n माइनस 2 आएगा। तो हर पद से 2 कॉमन निकलता जाएगा, हर पद से 2। यहां से 2 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा, 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा। और कहां तक के पद है वो, n तक के पद है, 2 2 2 2 2 n तक के आएगा, तो उसका गुणा होते जाएगा, वो क्या बन जाएगा हमारा 2 की घात n बन जाएगा। तो यदि हम सबसे 2 कॉमन निकाल दिए तो ये कितना आ गया, 2 की घात n। अब यहां कितना बच गया, n माइनस 1, n माइनस 2, इस तरीके से 3, 2 और 1। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में इसको हम पलट के लिख देते हैं, पहले 2n माइनस 1 करके लिखे हैं ना, उसको हम किस तरीके से लिख देते हैं, 1 3 5 डैश 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 2n माइनस 3 और 2n माइनस 1। ये एक फैक्टोरियल n, और दूसरा फैक्टोरियल n को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1, n माइनस 2 डैश 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 3 2 1 लिख सकते हैं फैक्टोरियल n को। अब देखिए ऊपर वाला में जो कॉमन निकालने के बाद जो बचा है और नीचे जो फैक्टोरियल n का मान है, दोनों समान है। ये देखिए n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 1, n माइनस 2, तो ये दोनों आपस के, ये लंबे वाले और इधर के ये सभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बच गया हमारे पास में, 1 3 5 डैश 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 2n माइनस 3, 2n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल n, और ये 2 का घात n। जैसा प्रश्न में लिखा है 2 का घात n शुरू में लिखा है, उसको हम बाद में लिख दिए। गुणा में कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, हम शुरू में रख के गुणा करें या बाद में रख के गुणा करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमको सिद्ध करना था, ये राइट हैंड साइड में हमको बराबर राइट हैंड साइड आप प्रूव्ड लिख सकते हो, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, सिर्फ एक ही सूत्र का उपयोग हुआ है, एनसीआर वाले सूत्र का उपयोग हुआ है, और उसी के सहायता से ये हमारे प्रश्न बन गए। चलिए इसको लिखिए, फिर अगला प्रश्न बताते हैं। आपके इस प्रश्नावली में हम जो किताब यूज कर रहे हैं, लगभग उस बुक में 30-32 प्रश्न हैं। तो कुछ 30-32 प्रश्न में से कुछ अलग अलग तरीके के प्रश्न लेते हैं। चलिए हो गया।
प्रश्न लेते हैं, जैसे एक सप्तभुज के कोणीय बिंदुओं को मिलाने पर, एक सप्तभुज के कोणीय बिंदुओं को कोणीय बिंदुओं को मिलाने पर कुल कितने विकर्ण प्राप्त होंगे? कुल कितने विकर्ण प्राप्त होंगे? यहां पर देखिए, एक सप्तभुज के कोणीय बिंदुओं को मिलाने पर कुल कितने विकर्ण प्राप्त होंगे। प्रश्न को पढ़ने से उसका हमको अर्थ भी समझना जरूरी है। सप्तभुज ऐसी आकृति जिसमें 7 भुजाएं हों। कोणीय बिंदु मतलब जहां 2 रेखाएं मिलते होंगे वो कोण बनेगा। तो स्वाभाविक है, सप्तभुज है तो 7 कोण बनेंगे। जैसे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। हम त्रिभुज का उदाहरण इसलिए बोले क्योंकि त्रिभुज का जो चित्र है आपके दिमाग में रचा बसा हुआ है, सप्तभुज का चित्र आपके दिमाग में रचा बसा नहीं है। और विकर्ण, जैसे समकोण त्रिभुज में लंब और आधार को जो भुजाएं जोड़ती है उसको हम विकर्ण कहते हैं कि नहीं। ये जैसे कि एक समकोण त्रिभुज बना दिए तो ये इसका विकर्ण कहलाता है। अब इसमें कोणीय बिंदु कितने हो गए? 3 हो गए, 1 2 3। और विकर्ण कितना मिला हमको? 1 मिला। लेकिन यदि हम यही आकृति चतुर्भुज का बना देते हैं और इसकी कोणीय बिंदु को जोड़ते हैं तो ये 1 को जोड़े और ये 1 को जोड़े तो यहां पर विकर्ण कितना मिल गया? 2 मिल गया। अब 5 लेते हैं, 1 2 3, ये चलिए ऐसे 4 ले लिए और 5 ले लिए, 1 2 3 4 और 5 ले लिए। अब इसके विकर्ण को जोड़ेंगे तो ये यहां से जुड़ जाएगा, ये यहां से जुड़ जाएगा, ये भी यहां से जुड़ेगा, ये भी इस तरीके से जुड़ेगा। तो जब हम इस तरीके से उसको चित्र बना करके देखते हैं तो चित्र बना करके देखने से हम समझ तो जाते हैं, लेकिन 7 भुजाएं के लिए हम 7 बार इस तरीके से तो चित्र बना के नहीं देख सकते। तो उन सब चीजों के लिए हम फिर तर्कों के द्वारा बोलना चाहिए, उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। एक चीज आप देखे होंगे कि जब हम विकर्ण को जोड़ रहे थे तो विकर्ण को जोड़ने में कितने शीर्षों का उपयोग हुआ? कितने शीर्षों का उपयोग हुआ? कोई भी एक विकर्ण के लिए। ये त्रिभुज की आकृति देखिए, ये एक आपका शीर्ष है, दूसरा शीर्ष ये वाला है, तो कितने शीर्ष का उपयोग हुआ? 2 शीर्ष का उपयोग हुआ। कोई भी विकर्ण को जोड़ने के लिए ये एक शीर्ष है और ये दूसरा शीर्ष है, कितना शीर्षों का उपयोग हुआ? 2 शीर्षों का। हाँ, या हम ये बोल सकते हैं कि एक रेखा खींचने के लिए 2 शीर्षों को जोड़ने के लिए हमको कितने कोणीय बिंदु की आवश्यकता हुई? 2 कोणीय बिंदु की आवश्यकता हुई। ठीक है ना? मतलब हमारे पास यहां पर कोणीय बिंदु कितने हैं? 7। हमारे पास कोणीय बिंदु कितने हैं? तो 7 कोणीय बिंदु है और एक विकर्ण खींचने के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो 7 कोणीय बिंदु से 2 बिंदु को लेकर के हम विकर्ण खींचेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसी को अब हम हल करने के लिए लिखते हैं। हल में 7 भुजा वाले बहुभुज में 7 शीर्ष होंगे तथा एक विकर्ण, इसको थोड़ी देर के लिए मैं सरल रेखा भी कह देता हूं, क्योंकि जब हम सरल रेखा भी खींचते हैं तो 2 बिंदु लगता है। सप्तभुज में भी कोई रेखा खींचेंगे तो तथा एक विकर्ण सरल रेखा खींचने 2 कोणीय बिंदु की आवश्यकता, 2 कोणीय बिंदु की आवश्यकता होगी। 2 कोणीय बिंदु की आवश्यकता होगी। अतः
सरल रेखाओं की या दो शीर्षों को मिलाने पर आता है, दो शीर्षों को मिलाने पर बनी सरल रेखा। अब दो शीर्षों को मिलाने पर बनी सरल रेखा का मतलब यह हुआ कि हम 7 में से कितना लिए, 2 लिए। ठीक है, इस 7 में से 2 लिए, इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 2 और 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल, या 7 6 5 का फैक्टोरियल, 2 गुणित 1 और यह 7 में से 2 गया तो 5 का फैक्टोरियल। अब ऊपर का 5 का फैक्टोरियल नीचे का कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 गुणित 3 बराबर आ गया 21। हमको दो बिंदुओं को मिलाने पर 21 सरल रेखा प्राप्त होगी। हम विकर्ण नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखना। 21 क्या होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी। लेकिन उस 21 सरल रेखा में, या हम ये बोल सकते हैं, इसी पास लिख देते हैं हम, उपर्युक्त बहुभुज में वे सरल रेखा भी शामिल है जो बहुभुज बनाने में प्रयुक्त हुए हैं। जो 21 आया हमारा थोड़ी देर के लिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से हम तो प्रत्येक का निकालते गए, खूब सारे एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। तो उस 21 में ये दो बिंदु को जोड़ने के लिए ये भी तो हमको एक सरल रेखा मिला ना। तो कितनी सरल रेखा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 सरल रेखा। तो उसी चीज को हमने लिखा है कि उपर्युक्त बहुभुज में वे सरल रेखा भी शामिल है जो बहुभुज बनाने में प्रयुक्त होते हैं। अतः विकर्ण की संख्या क्या होगी, अतः विकर्ण की संख्या, हमको विकर्ण पूछा है, कुल सरल रेखा मिला 21 और बहुभुज को बनाने में कितना लगा है, 7। अभी 7 गिने ना यहाँ पे हम उस बहुभुज को बनाने में, तो उस 21 में से हम 7 को घटा देते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा, 14, और यही हमारा आंसर होगा। 21 में से 7 को घटा दिए तो यदि सप्तभुज है तो हमको उसको मिलाने पर 14 विकर्ण प्राप्त होंगे। क्लियर हो गया चीज, दोबारा बताने की तो आवश्यकता नहीं है। चलिए इस प्रश्न को लिखिए, उसके बाद एक आध प्रश्न और ले लें। चलिए उसके बाद एक प्रश्न और ले लेते हैं, जल्दी लिखिए इसको। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न है हमारा कि किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों में से किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों में से 10 की टीम बनानी है, 10 की टीम बनानी है। 20 विद्यार्थियों में से 10 की टीम बनानी है। ऐसा कितने प्रकार
प्रकार से संभव है यदि। जब हम प्रश्न लिखते हैं और उस प्रश्न में यदि का शब्द आ जाता है तो समझ जाओ वो किसका उदाहरण है, प्रतिबंधित संचय का उदाहरण है। कि किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों में से 10 की टीम बनानी है, ऐसा कितने प्रकार से संभव है यदि 6 खिलाड़ी हमेशा शामिल किए जाएं तथा 4 को छोड़ दिया जाए। अब हमारा ये जो रिस्ट्रिक्शन बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है कि कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं और 10 की टीम बनानी है और उस 10 की टीम में कितने प्रकार से संभव है, 6 खिलाड़ी हमेशा शामिल किए जाएं और 4 को हमेशा छोड़ दिए जाएं। कई बार होता है ना, कक्षा में कोई बच्चे जो रहते हैं वो किसी शिक्षक के ज्यादा प्रिय होते हैं तो उसको लेते थे खेल में, और कई बार ये होता है कि कोई शिक्षक का प्रिय नहीं रहता, अच्छा भी नहीं खेलता है तो उसको नहीं लेते हैं। दोनों स्थितियां होती है। तो जिसको नहीं लेते हैं खिलाड़ी को, उस 20 में जिसको नहीं लेते हैं तो उसको तो हम संख्या में गिनेंगे ही नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि चूंकि 20 में से 4 को हमेशा छोड़ दिया जाता है, अतः 20 में से 4 घटा दिए तो कितना बच गया, 16। ठीक है, 20 में से 4 घटा दिए तो कितना बच गया, 16 विद्यार्थियों में। अब हमको 16 विद्यार्थियों में चयन करना है। 16 विद्यार्थियों में 10 को हमेशा लिया जाता है। अब 16 में से ऐसा कितने, 6 खिलाड़ी, हम 10 लिख दिए हैं, हमेशा कितने को लिया जाता है, 6 को लिया जाता है। तो यहां पर हम इसको 6 करेंगे। इस 16 खिलाड़ी में से हमेशा 6 को लिया जाता है, तो जिसको ले रहे हैं उसको भी घटा देंगे। अतः 16 ऋण 6 बराबर 10। 16 ऋण 6 बराबर 10। इस कारण हमें 10 विद्यार्थियों में से, अब हमारे पास 20 में से कितने विद्यार्थी बचे, 10 विद्यार्थी बचे, और कितने को हमको टीम कितनी की बनानी है, 10 की टीम बनानी है। 20 विद्यार्थी में से 10 बचे, 10 की टीम बनानी है, और इस 10 में से 6 को हमेशा ले रहे हैं, तो कितने लेने के लिए बचे, 4। 6 तो रहेंगे उस 10 में से। तो इस कारण हमें 10 विद्यार्थियों में से 4 को लेकर, 10 विद्यार्थियों में से 4 को लेकर टीम बनानी है। इतना चीज हमको इन संचयों वाले प्रश्नों में लिखना ही पड़ता है। 10 विद्यार्थियों में से 4 को लेकर टीम बनानी है। अतः टीम बनाने की विधियां, या अतः टीम बनाने के प्रकार। हमारे पास संख्या कितने बचे, कुल 10, और 10 में से कितने लेना है, 4 लेना है, क्योंकि 6 को हम ले चुके हैं। कुल 16 थे, 16 में से 6 को ले चुके हैं, वो हमेशा रहेंगे टीम में, तो उसको घटा दिए, और घटा दिए तो 10 बचे, और 10 की ही टीम बनानी। कंफ्यूजन इसलिए होता है कि 10 भी बच रहे हैं और 10 की भी टीम बनानी है, तो इधर भी 10 बोलते हो, इधर भी 10 बोलते हो, क्या चीज सही है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप इसमें।
जो 10 बच रहे हैं उस 10 में से सबसे पहले हमारे पास 16 बचे, 16 में से 6 को ले रहे हैं तो कुल विद्यार्थी बचे 10, 6 को ले चुके तो उस 10 में से हमको 4 का चुनाव करना है, तो जिसको हम लिखते हैं 10C4 या फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 और 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल, या ये 10 9 8 7 और फैक्टोरियल 6 4 3 2 1 और ये फैक्टोरियल 6, 10 में से 4 गया 6। इसको काट दो आप 6 और 6 को, और क्या काट सकते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ये 2 से ये कट गया 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 10 गुणित 3 गुणित 7। हम आपको बताएं कि काटने के बाद जो बचे उसको अलग से लिख लो, गलतियां नहीं होंगी। 10 तिया 30 और 3 सत्ते 21, शून्य को लगा दिए, 210 प्रकार से हम टीम का चयन कर सकते हैं और ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रश्नावली से हमने आपको बहुत सारे सवाल बताए, बाकी काम अब आपका बचता है कि आप घर जाने के पश्चात या आपको जो इस पीरियड के पश्चात यदि खाली कालखंड मिलता है तो उस खाली कालखंड में बैठ करके अच्छे से बाकी सवाल को हल करने का प्रयास करें, और उसके बाद भी यदि आपको न समझ में आए तो पुनः आप इस वीडियो को चालू करके फिर से देखें कि सवाल को किस तरीके से समझाया गया है, उसको पुनः एक बार देखें और उसके बाद उसकी सहायता से सवाल बनाने का प्रयास करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कल हम इसके आगे से संबंधित जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।